नमस्ते, दिस इज आर डी श्रीवास्तव फ्रॉम न्यू लाइट इंस्टीट्यूट कानपुर। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और इसी अधिकार के तहत जो हमारा टेस्ट हुआ था, फुल सिलेबस टेस्ट 6 नंबर का, उसके जो क्वेश्चंस डाउटफुल हैं उनके निवारणार्थ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Cp and Cv are specific heat at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that Cp minus Cv is equal to A for hydrogen gas and Cp minus Cv for B for nitrogen gas. The correct relation between A and B is. तो ये कुछ गड़बड़ झाला लग रहा होगा क्योंकि सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा हुआ है देखिए, सबने ये पढ़ा होगा कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक गैस के लिए A है, दूसरे गैस के लिए B है। तो क्या गड़बड़ है भाई? गड़बड़ ये है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स नहीं है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स नहीं है, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट्स हैं। और जबकि मेयर्स फॉर्मूला हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए होता है। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे निकलती है? मोलर स्पेसिफिक हीट that is equal to molar mass into gram specific heat। तो अब ये समझ लीजिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन ये हाइड्रोजन की ग्राम स्पेसिफिक हीट है और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे निकलेगी? ग्राम स्पेसिफिक हीट को 2 से मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करके। तो 2Cp माइनस 2Cv इज इक्वल टू 2A। नाउ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 2A एंड दैट इज इक्वल टू R। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल लेटर से डिनोट होती है। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 होता है। तो मल्टीप्लाइड बाई 28। तो नाउ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 28B is equal to R. And from these two, we are getting what we are getting? R की दोनों वैल्यूज हैं। तो 2A is equal to 28B। तो A is equal to 14B। चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट न समझ के मोलर स्पेसिफिक हीट समझ लिया तो फिर A बराबर B होना चाहिए, दोनों R होने चाहिए। तो यहाँ पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं लिखा था, लिखा रहता है। मोलर स्पेसिफिक हीट जब भी होती है वो लिखा रहता है, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये था, और बहुत बच्चों ने गड़बड़ किया था। 337 बच्चों ने इसको गलत कर दिया था और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। तो आइंदा इसको कभी गलत मत करिएगा। और अगर कभी भी मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को गैस के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप पा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। An incident photon involved in the photoelectric effect experiment। तो ये कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब ये मेटल्स है हमारे पास, ये कोई मेटल है और यहाँ पे कोई फोटॉन आया
और किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। जो कुछ भी फोटॉन है उसके पास एनर्जी ही एनर्जी है। तो उसकी ये तथा नहीं है कि वो अपनी एनर्जी दे दे और वो बना भी रहे। एनर्जी खत्म, सब कुछ खत्म, क्योंकि रेस्ट मास तो है ही नहीं। तो जब ये फोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा तो उसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात बता रहा हूं। और ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी देता है। जो एब्सोल्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये दे भी नहीं पाता है। अब अगर ये कॉम्पटन इफेक्ट होता, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जरा खास बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है। फॉर्चुनेटली वो आपके कोर्स में नहीं है। वो एब्सोल्युटली फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, और एब्सोल्युटली फ्री इलेक्ट्रॉन को कोई फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी दे नहीं पाता है। तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और रेजिडुअल एनर्जी वाला लिटिल बिट हायर वेवलेंथ का फोटॉन भी निकलता है। तो वो तो कॉम्पटन इफेक्ट की बातें हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन का इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद कोई अपीयरेंस नहीं, वो गायब हो गया, उसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले गया, अब जो वो करना चाहे। A motor vehicle moves such that the velocity is a linear function of time. The graph between acceleration and time and velocity and time respectively will be. लीनियर फंक्शन क्या होता है? सपोज हम कहें y is a linear function of x. What does it mean? Let we say y is a linear function of x. ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा सा मतलब तो ये है कि y और x में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। ये y है, ये x है, तो ग्राफ विल बी दिस, और एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी। या और अच्छा कर लीजिए, जो आप स्ट्रेट लाइन की चीज जानते हैं, mx प्लस सी मान लीजिए। यहां क्या कह रहा है? वेलोसिटी इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बन गया, तो वेलोसिटी और y की जगह तो वेलोसिटी आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह टाइम, x की जगह टाइम आ गया। तो इनका ग्राफ तो भाई स्ट्रेट लाइन ही आना है। तो v और t ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम बाद में दिया है। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो d बाई डी टी ऑफ mt प्लस सी, जो मैंने वेलोसिटी लिखी थी, तो दिस इज a इज इक्वल टू m। ये है, तो ये तो कांस्टेंट है। हाँ, ये कांस्टेंट है, टी आया ही नहीं, डिफरेंशिएट में खत्म। तो अगर हम a और t के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो देखिए मैं बना रहा हूं, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम, और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज m। दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। हालांकि स्ट्रेट लाइन भी ये ऐसी है जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड। तो स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, ये वाला मेरा आंसर सही माना जाएगा।
अगर यहाँ लिखा होता कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो और अच्छा होता, बट ऑफ कोर्स ये पैराबोला तो नहीं ही है, इसलिए फर्स्ट वाला सबसे सही आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ग्राफ के बारे में मिला दिया था, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन की नॉलेज थी, 203 बच्चों ने गलत किया था, अब मत करना। और देखो भाई, इस टाइप के सवाल हमें अच्छे नहीं लगते हैं। एक गेट दिया हुआ है और फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल पूछ रहा है, तो बना लो। ये आर गेट है, ये एंड गेट है, मान लो बेटा। मान लो ये y है, तो ये क्या आ रहा है, ऐसे a कूद करके आ रहा है ये, तो ये तो a ही होगा। और ये जो दूसरा है, a ऐसे जा रहा है, b आ रहा है, तो ये a प्लस b है। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हुई, y इज इक्वल टू a डॉट a प्लस b। तो a डॉट a इज a और a डॉट b मल्टीप्लाई कर दिया भाई, और इसमें से a कॉमन ले लो, a 1 प्लस b, और 1 प्लस b इज ऑलवेज 1, तो a डॉट 1, तो y इज इक्वल टू a है। यानी आउटपुट वही मिलेगा जो a आएगा, आउटपुट वही मिलेगा जो a आएगा। अब देखो, है इसमें कोई ऐसा, देखो a 0 है y 1 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। a 0 है y 0 है, ठीक है, a 1 है y 1 है, a 0 है, नहीं। a 0 है y 0 है, नहीं। a 0 यहाँ a 1 हो गया, y 0 नहीं आ सकता। a 0 है y 0 है, a 0 है y 0 है, a 1 है y 1 है, a 1 है y 1 है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। ये मैंने तुम्हें बूलियन एक्सप्रेशन से करके दिखाया है, और ये तुम लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, तो एक काम कर लो भाई, वो काम करो जो सभी बच्चे करते हैं। मैंने तो सोचा थोड़ा अच्छा बनाया जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं और अपनी ट्रुथ टेबल तैयार कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, a b और y, तो a 0 b 0, तो देखो निकालते हैं। अब तो निकालना पड़ेगा ना, a 0, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 ही होगा, b चाहे जो। अगर a 0 है और फाइनल एंड में 0 आ गया तो ये 0 ही होगा, ये 0 आ गया तब भी 0 आ गया, 1 आ जाए तो भी 0 हो जाएगा। तो यानी a 0 है तो y 0 होगा, और अगर a 0 है और b 1 होगा तब भी y 0 ही होगा। यहाँ 0 था तब तो 0 0 0 है, अगर 1 है तो ये 0 और 1 का 1 आएगा, लेकिन 0 और 1 का 0 हो जाएगा। अब a को हम 1 लेते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं, a को हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब ये 1 तब होगा जब b भी 1 हो, तो जब b भी 1 होगा तब ये 1 होगा, लेकिन b अगर 0 हो गया तो ये तो 1 ही रहेगा, तो ये भी 1 है, तो 1, b अगर 0 है तब भी ये 1। तो यही वाली लॉजिक गेट आ रही है, आप बना के भी देख सकते हो, और ये स्टैंडर्ड तरीका है। आउटपुट वही होगा जो a होगा, a अगर 0 है तो y 0 होगा, a अगर 1 है तो y 1 होगा, b कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज बूलियन अलजेब्रिकल मेथड। 64 charge drops coalesces to form a bigger charge drop. The potential of bigger drop will be n times that of smaller drops. तो बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है इसका
कि पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप is equal to potential of small drop into n to the power 2/3. Go to the notes, your formula list, और here n is equal to 64 है, तो 64 की पावर 2/3, तो 64 की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 16, n की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत सारे 15 फार्मूलों का सेट होता है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप होता है। तो देयर आर सीरीज ऑफ फार्मूलाज, और ये याद कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट 4 सेकेंड, द एवरेज स्पीड विल बी। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, u 0 है, a इज इक्वल टू g डाउनवर्ड है और 4 सेकेंड तक गिरती है, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इंटू 4 का स्क्वायर, तो 80 मीटर ये चल जाएगी। और एवरेज स्पीड की एवरेज वैल्यू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in the position of stable equilibrium। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। स्टेबल इलेक्ट्रिक का मतलब है इधर -q इधर +q होगा, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये थी -q + q, नाउ इट इज रोटेटेड टू थीटा। ये फाइनल पोजीशन है -q2 + q। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन, ये फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर -PE cos थीटा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी सब भूमिकाएं बेकार में बनाई गई हैं। सीधे फॉर्मूला है -P.E, दैट्स द आंसर। Two identical conducting balls A and B having positive charges Q1 and Q2 respectively, Q1 is not Q1 equal to Q2. Two balls are brought together so that they touch each other and then kept in their original position. The force between them is तो ये Q1 था और ये Q2 था और टोटल चार्ज ये Q था। ये अभी इस समय टच नहीं है, Q1 है, ये Q2 है, टोटल एल्जेब्रिक सम इसका Q है। दोनों को पास में लाए, कांटेक्ट किया, तो टोटल चार्ज हो गया Q1 + Q2/2, यानी Q/2 दोनों पे आ गया। तो अब ये Q/2 और ये Q/2 है, यानी अब ये वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। ये आप जानते हैं, कई बार ये क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है और अगर आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं कि पहले फोर्स कितना था। पहले फोर्स था प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। अब ये फोर्स है Q/2 का स्क्वायर और ये मैक्सिमम इन दोनों से ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा यही होगा। तो ग्रेटर देन द बिफोर द बॉल टेस्ट,
ये मैक्सिमम फोर्स होता है, इसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। Q1 इंटू Q2, ये जो Q1 इंटू Q2 होगा ये लेस देन Q स्क्वायर बाई 4 होगा। अब कैसे प्रूफ होगा वो एक मैथमेटिकल फैक्ट है, आई विल नॉट गो इन दैट प्रूफ आल्सो। सिंपल अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो उससे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, या ऐसा चाहो तो कर लो। 4Q1 Q2 है एंड दैट इज लेस देन Q1 प्लस Q2, Q बराबर Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर क्या है एक्चुअली, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड दैट इज ट्रू, होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। यू लर्न इट, बेकार की मैथमेटिकल पजल्स में मत फंसो, और जानते ही हो कि जब दो चीज़ें हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, और इनको पार्ट्स में डिवाइड करो कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो वो दोनों आधे आधे होने चाहिए। लर्न दिस फैक्ट। A concave mirror of focal length f produces an image p times the size of the object. Image is real, then the distance between object from the mirror. तो ये तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है। अच्छा भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये वाली डिस्टेंस मैंने x मान ली, ठीक है। अब इसकी इमेज बनानी है, और इमेज पहली बात रियल है, तो v अपॉन यू माइनस इज इक्वल टू, माइनस क्यों लिया, क्योंकि रियल इमेज है, p टाइम्स है। तो मेरे पास आ जाएगा v बराबर माइनस पी इंटू यू। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन वी माइनस पी यू, प्लस होता है तो माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एफ। मिरर के लिए ये प्लस होता है, माइनस माइनस सब कट गया और आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेंगे टीचर्स लोग इसको। आंसर आपका फोर्थ वाला ही आएगा, ये वाला p प्लस 1 अपॉन पी इंटू है, निकाल के आप देख सकते हैं। u की वैल्यू की जगह आप माइनस एक्स रख सकते हैं, तो कई टीचर्स लोग इसको याद भी करा देते हैं, याद भी कर लेना चाहिए। देखते हैं कोई और क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव डेंसिटी 2, तो पहली बात तो ये याद कर लेना कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वाटर डेंसिटी, और वाटर डेंसिटी 1 होती है, तो वही हो जाएगी। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस m1 बराबर 1 है और इसकी डेंसिटी 2 है, और m2 बराबर 4 है और इसकी डेंसिटी 3 है। अब इनको मिला दिया गया तो टोटल मास कितना हुआ 1 प्लस 4, और टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 1/2 और 4/3। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 8, तो 30 अपॉन 11। अब ये कितना आएगा 2 आएगा, 22, 8 बचा, तो 2.7 के करीब आ रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था मिक्सचर का। ऐसे क्वेश्चन 9th-10th में भी मिक्सचर वाले प्रॉब्लम में अर्थमेटिक में आते थे। यस, थैंक यू। तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा और आपको शुभकामनाएं।
हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने प्री न्यू लाइट न्यू चैनल में स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2022 को जो आपका फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूं। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कहा जा रहा है कि ग्राम आयन पूछा जा रहा है आपसे कि द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन। या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट सीखते हैं कि जब कभी ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन दिया हो, इन सभी का मतलब होता है कि आपको मोल दिया हुआ है। इन सभी का मतलब होता है कि मोल आपको दिया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, uh, 24 ग्राम आयन ऑफ कार्बन। अगर मैं एग्जांपल लूँ, 24 ग्राम आयन की बात कही जा रही है। ग्राम और आयन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड होना चाहिए एक तरीके से, तो ये हमेशा बताता है कि ये मोल दिया हुआ है आपको, ये हमेशा मोल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि 24 मोल ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पे ग्राम आयन की जगह ग्राम एटम कर दे तो भी इसी का मतलब होता है मोल, ठीक है। तो जब कभी अगर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन दिया हो, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम आयन ऑफ एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस का चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक एल्युमिनियम के एक एटम का निकाल लें, चार्ज कितना होगा। तो चार्ज ऑन 1 Al ट्रिपल प्लस। तो चार्ज का मतलब होता है कभी किसी एटम पे चार्ज का आ जाने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का कमी या ज़्यादा। इस तरीके से किसी एटम के ऊपर चार्ज का आना वो हमेशा ये इंडिकेट करता है कि उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन घटे होंगे या तो बढ़े होंगे। तो यहाँ पे जितने चार्ज दिए हुए हैं ये आपके हो जाएंगे 3e। मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो ये एक एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस में कितना चार्ज होगा, वो 3e हो जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे 1 ग्राम, यानी कि अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन, तो 1 ग्राम आयन का मतलब होता है कि ये मोल पूछा जा रहा है कि 1 मोल में कितना होगा। तो अगर Al ट्रिपल प्लस के 1 में 3 × 3e है, तो अगर 1 ग्राम आयन की बात करूँ तो 1 मोल का क्या मतलब होता है कि उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × Na। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट था। जब कभी अगर आपको ग्राम आयन दे, ग्राम एटम दे या ग्राम मॉलिक्यूल दे, उसका मतलब होता है कि वो आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, द क्वांटम नंबर्स +1/2 एंड -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पीसीन। तो जब कभी अगर क्वांटम नंबर की बात करें, खासकर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है। ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है। इसका मतलब जो +1/2 और -1/2 होते हैं, ये हमेशा इंडिकेट करते हैं आपके रिप्रेजेंटेशन होता है स्पिन क्वांटम नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे +- और +1/2 और -1/2 जो होते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से उनका डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे बताते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये देयर इज नो एनी क्लासिकल एनालॉग। इसमें क्लासिकल एनालॉग का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि +1/2 जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करे, और -1/2 की बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम इसमें ये बता नहीं सकते। ये ज़रूरी नहीं होता है कि बेसिकली क्या कि 1/2 +1/2 और -1/2 का ये स्टेट ये होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रही है, हम बता नहीं सकते। इसका कोई भी उसमें रिलेशन नहीं होता कि पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे +1/2 जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है,
या क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, तो हम इसमें बता नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, 2 क्वांटम नंबर मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग, चौथा हो जाएगा। तो जब कभी अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए +1/2 लेते हैं और -1/2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे +1/2 और -1/2 वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन हम उसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें जो +1/2 होगा वो क्लॉकवाइज बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, या -1/2 एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहा है। ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्पिन स्टेट विच हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अमीनो एसिड इज मैक्सिमम एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि जबकि ये जो पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड का जो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में बहुत लिस्ट सॉल्युबल होते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ पे जो बोला है ये गलत है। कैसे भी हम देखते हैं कि अब यहाँ पे समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा पीएच जिसमें अमीनो एसिड अपने ज्यूटर आयनिक फॉर्म में रहता हो, उससे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका, ये हमारे अमीनो एसिड हो गए, एट इक्विलिब्रियम पे ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में भी ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका है ज्यूटर आयन, ठीक, ये आपका ज्यूटर आयन है। और ज्यूटर आयन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये कंपाउंड एज ए पोलर होना चाहिए। बट पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं कि आपस में ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं होल मॉलिक्यूल यानी होल ज्यूटर आयन की बात करूं तो पोलर नहीं होता, वो मतलब एक प्रकार का अनचार्ज यानी कि नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और वाटर हमारा क्या होता है, वाटर हमारा पोलर होता है। और पोलर अगर ये है तो इसमें वही सब्सटेंस जो होंगे हमारे सॉल्युबल होंगे जो चार्ज्ड हो और पोलर हो। चार्ज और पोलर होंगे जो सब्सटेंस वही वाटर में सॉल्युबल होंगे। बट यहाँ पे जो ज्यूटर आयन है इसको स्ट्रक्चरली देख के हमको ऐसा लग रहा है कि पोलर होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। बट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं कि वो नॉन पोलर और न्यूट्रल स्पीसीज बन जाता है। तो यानी ये न्यूट्रल हो गया और ये अनचार्ज होता है, अनचार्ज्ड, ठीक है। तो जब कभी आपको ऐसे मिले क्वेश्चंस, आप इसमें ऐसे जजमेंट करेंगे क्या, अब ये न्यूट्रल और ये अनचार्ज हो गया आपका ज्यूटर आयन, तो अब ये वाटर में उतनी शानदार तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है और पोलर है तो उसमें पोलैरिटी रूल भी एप्लीकेबल होता है कि पोलर अगर वाटर है तो उसमें पोलर कंपाउंड या पोलर सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व होंगे। यहाँ पे पोलर या चार्ज जो भी सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में हमारे सॉल्युबल होंगे। बट यहाँ पे ये जो ज्यूटर आयन फॉर्म हुआ, यहाँ पे ज्यूटर आयन जो फॉर्म हुआ ये न्यूट्रल हुआ और ये अनचार्ज हो गया, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरली में ऐसा अरेंजमेंट पाया गया, पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से हो गए कि वो न्यूट्रल स्पीसीज की तरफ वर्कआउट करने लगे। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम बोला है यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ एमिनो एसिड होता है वो लिस्ट होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे। और दूसरा स्टेटमेंट आपको जो दिया हुआ है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर, बिल्कुल सही, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ही वही होता है जहाँ पे एमिनो एसिड अपने ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या रहता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया और पहला रॉन्ग, ठीक। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि जो सॉल्युबिलिटी होता है एमिनो एसिड का वो वाटर में लिस्ट सॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ज्यूटर आयन्स हमारे होते हैं वो न्यूट्रल और अनचार्ज होते हैं, जबकि वाटर पोलर होता है। और पोलर है तो उसमें जो चार्ज होंगे पोलर होंगे वही जाके डिजॉल्व होंगे शानदार तरीके से। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये लीस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
72 वाले में पूछा जा रहा है आपसे कि द नंबर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर ऑब्टेन बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। जो एडिशन से रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे एडिशन से रिएक्शंस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। अगर मैं हमारे पास एक एल्कीन है, अगर मैं बात करूँ एल्कीन का, जो भी हमारे एडिशन से रिएक्शन होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। पहला, अगर मैं हमारे पास ये एल्कीन है, अगर मैं कहूँ कि जो ग्रुप इसमें जुड़ने वाला ग्रुप है, चाहे वो आपका हाइड्रोजिनेशन वाले हो जाएं, यानी हाइड्रोजिनेशन की बात करें, हाइड्रोजन और निकेल के प्रेजेंस में, या पेयर सी रिएजेंट की बात करूं, KMnO4/O-, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डाइल्यूट। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है क्या कि जो हमारे एडिशंस एंड रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं। और जो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो दो तरीके से होंगे, तो जैसे अगर जो इसमें अल्कीन में जो जुड़ने वाले ग्रुप होंगे हमारे, अगर वो सेम साइड से जुड़ें, सेम साइड से अगर जुड़ते हैं, जैसा कि हाइड्रोजिनेशन में होता है, और जैसा बेयर से रिएजेंट यानी KMnO4 जब दो OH ग्रुप एल्कीन को देता है, तो अगर सेम साइड से जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। उसको हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। ठीक, ये दो टाइप्स के होते हैं। तो इस सीन एडिशन, जब एल्कीन पे जो ग्रुप जुड़ने वाले होंगे अगर वो सेम साइड से जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो एडिशंस होंगे, रिएक्शंस होंगी, उसे हम बोलते हैं सीन एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अगर दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इसी एल्कीन पे अगर उसी एल्कीन पे जो जोड़ने वाले ग्रुप है उल्टा उल्टा डायरेक्शन में आके जुड़े, मतलब कि ये इस साइड से जुड़ा है तो अगला वाला इधर से जुड़े, जैसा कि ब्रोमिनेशन में होता है। यहाँ पे बहुत खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमने शब्द बोला कि ब्रोमिनेशंस, यानी कि अब अगर ये उल्टा उल्टा अगर जुड़ते हैं तो ऐसे एडिशंस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशंस। इसे हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन बोलते हैं, या इसे हम ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस एडिशन रिएक्शन। तो जब कभी एल्कीन पे जोड़ने वाला ग्रुप सेम साइड से जुड़े, जैसा कि हाइड्रोजिनेशन में होता है, जैसा कि बेयर से रिएजेंट में होता है, तो उस एडिशन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। और जब कभी एल्कीन पे उल्टा उल्टा डायरेक्शन में ग्रुप जुड़ते हैं, जैसा कि ब्रोमिनेशन में होता है, ब्रोमिनेशन में होता है, और दूसरा अगर मैं बात करूं सिल्वर का, जब हम रिएक्शंस करवाते हैं ऑक्सीजन से और उसके बाद एसिडिक मीडियम में उसका हम लोग क्या करवा देते हैं, हाइड्रेशन, तो ये दो एच ग्रुप उल्टा उल्टा डायरेक्शन में देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन जो होंगे, बेयर से रिएजेंट जो होंगे, वो सीन एडिशन देते हैं एल्कीन के ऊपर, जबकि जो ब्रोमिनेशन होता है या सिल्वर का, हम सिल्वर को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन में और एसिडिक मीडियम उसका हाइड्रेशन कर देते हैं, तो दो OH ग्रुप उल्टे डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे वही कंसेप्ट आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार हो। तो यहाँ पे ये जो इसका मतलब क्या हुआ, क्या जो ब्रोमिनेशंस होते हैं वो हमारे एंटी एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो यहीं पे ब्रोमिनेशन आपको पूछा भी जा रहा है कि द नंबर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर ऑब्टेन बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया कि ब्रोमिनेशन यानी कि एल्कीन पे हमेशा वो एंटी एडिशन यानी ट्रांस एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और बात करते हैं, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, क्या कि एटीएम थियरी का यूज करते हैं इसमें। अब एटीएम थियरी कहता क्या है, एटीएम थियरी एटीएम थियरी का मतलब होता है कि अगर कोई एंटी एडिशन करता है ट्रांस एल्कीन के ऊपर तो हमेशा वो मेजो कंपाउंड देता है। यहाँ पे ए का मतलब होता है एंटी, अगर कोई एंटी एडिशन करे ट्रांस एल्कीन के ऊपर तो जो प्रोडक्ट हमारा मिलने वाला होता है वो मेजो
कंपाउंड मिलने वाला होता है, मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, एटीएम थ्योरी का अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एटीएम थ्योरी कहता क्या है कि जब अगर कोई एंटी एडिशन करता है ट्रांस एल्कीन के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट हमारा मिलने वाला होता है वो मीजो प्रोडक्ट मिलने वाला होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि अगर कोई एंटी एडिशन करता है सीन एल्कीन के ऊपर, तो हमारा रेशमिक प्रोडक्ट मिलता है, यानी प्लस माइनस प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होता है हमारा, ब्रोमिनेशन वो एंटी यहाँ पे जो ट्रांस, यानी कि अगर मैं ट्रांस की बात करूँ तो ये ट्रांस एल्कीन हो गया। इस पर अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाता हूँ तो इस पर जो मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा होता है वो ये मीजो कंपाउंड मिल जाता है। एटीएम थ्योरी का भी अप्लाई करके देखें कि ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन कराता है, और यहाँ पे बोला क्या है ट्रांस टू ब्यूटीन, यानी हम जो एल्कीन लिए हैं वो ट्रांस है, और ट्रांस पे अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन कैसा करता है, वो एंटी एडिशन करता है रिएक्शन। तो जब कभी ट्रांस एल्कीन के ऊपर ब्रोमिनेशन जो करवाएगा अगर वो एंटी एडिशन करता है, तो जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो मीजो मिलता है। और मीजो कंपाउंड जो भी हमारे होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इसका मतलब अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो एकलौता यही एग्जिस्ट करेगा, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करूँ तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो मीजो प्रोडक्ट मिला, और मीजो प्रोडक्ट मिला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उनका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होता, वो एकलौते होते हैं, इसलिए वो एक ही होंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या सीखें कि जब कभी हम किसी एल्कीन के ऊपर ट्रांस एडिशन करते हैं, एंटी एडिशन करते हैं, जब एल्कीन हमारा ट्रांस हो तो मीजो कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन हमारा होता है, ब्रोमिनेशन वो हमेशा एंटी एडिशन करता है, और अगर एल्कीन हमारा ट्रांस हुआ तो मीजो प्रोडक्ट मिलेगा, और मीजो प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मतलब उसमें एक ही प्रोडक्ट हमको मिलने वाला होता है, स्टीरियोस में उसमें एक ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ 54 वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर 1-methoxy 1,3-butadiene विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लिस्ट स्टेबल। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का लिस्ट स्टेबल कभी आपसे पूछे कि बताओ दिए गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, तो 3 बात हमेशा याद रखिए कि उसमें देखना कि अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उस रेजोनेटिंग दिए गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो कि सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, दूसरा और अगर उसके पास और जो ऑक्टेट कंप्लीट जिसका नहीं है तो उसके पास कॉन्जुगेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन कम आए या पहुंच ही ना पाए। और तीसरा, अगर ऐसे कई एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। सेंस क्या था कहने का कि अगर मैं बात करूं कि ऐसे कई सारे एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन की, मान लीजिए ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हमको पता है कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होता है वो ज़्यादा होता है कार्बन से। ठीक है, इस केस में कार्बन ज़्यादा होता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो हमारा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन से। इस कंसेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इसमें, क्या कि अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा ना हो तो हाईली अनस्टेबल होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर कई सारे ऐसे एटम उसमें मौजूद है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले दिए गए ऑप्शंस में आप ये देखो कि किस सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया है, यहाँ पे और यहाँ पे, और बाकी हर जगह सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है।
तो लिस्ट स्टेबल की बात की जा रही है, तो लिस्ट स्टेबल के लिए हम लोग ऑक्टेट देखेंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट जहाँ भी होगा पहले हम वहाँ की बात करते हैं। तो अगर मैं पहले और थर्ड की बात करूँ तो इसमें अंतर क्या है भाई, यहाँ पर भी कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है और कार्बन का भी इनकम्प्लीट हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 ही है उसके पास, यहाँ पर भी इनकम्प्लीट कार्बन है। तो अब ये दोनों में कंपेयर कैसे करें, तो दूसरा शब्द मैंने ये भी कहा था कि अगर जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के जरिए नहीं पहुंच पाते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड लोन पेयर, फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाके इसके कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन मिलता रहता है। ये पहले वाले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर के जरिए कॉन्जुगेशन के जरिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, अंतर बस यहाँ पर है, यहाँ कॉन्जुगेशन के जरिए इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे रिपल्सन होगा, उतनी शानदार तरीके से कॉन्जुगेशन नहीं होता। आप ये कंसेप्ट देख लो कि अगर एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे एटम के पास भी निगेटिव यानी लोन पेयर वो भी होता है, तो कभी डायरेक्टली कॉन्जुगेशन नहीं कर पाते, ये इनडायरेक्ट कर सकते हैं बट डायरेक्टली कभी कॉन्जुगेशन नहीं करते। ये डायरेक्टली कभी कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही कॉन्जुगेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने लगेगा और रिपल्सन से एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम होने लगती है। तो यहाँ पे अंतर क्या था कि कॉन्जुगेशन के जरिए इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, जबकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, तो उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। तो जिसके पास ऑक्टेट एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन ना पहुँच पाए तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये 4 बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहला सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा ना हो, वो हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर कई सारे आपको ऐसे दिए गए हैं एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो हाईली अनस्टेबल होता है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कॉन्जुगेशन के जरिए उनको कहीं ना कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो स्टेबल थोड़ी सी रहेंगे, बट अगर उनको कॉन्जुगेशन के जरिए इन जो ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं, अगर उसको नहीं मिल पाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब तीसरा होगा। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से ये भी इनकम्प्लीट था, ये भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं था, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन के जरिए लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर के जरिए इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, जबकि यहाँ पे नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, तो इसको इलेक्ट्रॉन उतना नहीं मिल पाता, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट एज इट इज़ ऐसे ही रहता है, इसी की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज मेन कॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की बातें कही जा रही है। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूँ, जो एफ ब्लॉक हमारे होते हैं वो खासकर उसमें 2 सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो अगर एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो n-2 F1 to 40 n-1 D 0 to 1 0 to 1 और ns2 होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है n-2 F1 से 14 n-1 D 0 से 1 और ns2 ये होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 सीरीज में, पहला लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरा होता है एक्टिनॉइड सीरीज। तो और ये जो लेंथेनॉइड वाले होते हैं ये 6 पीरियड के हमारे होते हैं, 6 पीरियड, यानी इसमें n की वैल्यू 6 होती है, और जबकि एक्टिनॉइड जो हमारा होता है वो n की वैल्यू उसमें 7 होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो बात मैं इसकी करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू रखूँ तो आपका आ जाएगा 4 F 5D 0 to 1 और 6 ये हो जाएगा आपका, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा
आपका लेंथेनाइड सीरीज का। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई कि ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्या है कि आयनिक रेडियस जो भी होते हैं हमारे आयनिक रेडियस, वो लेफ़्ट से राइट जाने पर, लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमेशा घटती हैं, डिक्रीज करती हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ड्यू टू द, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है, और जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहेंगे उसमें और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन की वजह से साइज उनका छोटा होता चला जाता है। तो इसलिए आयनिक या एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करती हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर का वैलेंस सेल को खींचने की ताकत बढ़ती है, तो साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेंथेनाइड सीरीज़ की बात करूं, लेंथेनाइड सीरीज में होता क्या है, यहाँ पे एक और इफेक्ट की वजह से उसका साइज डिक्रीज कर जाता है। आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई की मैं अगर बात करूँ तो एक और इफेक्ट की वजह से डिक्रीज कर जाता है। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अभी होता क्या है देख लेते हैं भाई। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये होता क्या है देख लेते हैं। अगर ये सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी ये न्यूक्लियस है। तो अगर मैं बात करूं ये आपका हो गया 4F और ये आपका हो जाएगा 5D और ये आपका हो जाएगा 6S। ठीक, तो ये इसमें जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट का खास बात ये है, इसको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। F ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, चलिए देखते हैं। होता क्या है कि F ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसलिए है क्योंकि ये इसमें जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो F सब सेल में आते हैं। एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो F सब सेल में आते हैं। तो जैसे ही इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो F सेल में इंटर करेगा, ना कि बाहरी वाले कक्षक में, ना कि आउटर मोस्ट सेल वाले उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो इसमें इंटर करेगा और इसमें जब इंटर करता है इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन 4F सब सेल में इंटर करेंगे, ना कि बाहरी वाले आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो जैसे इसमें इंटर करेगा तो इसमें जो पहले ही से जो इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे वो उनमें उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है भाई, S का ज़्यादा, फिर P, D, देन F। सबसे कम शिल्डिंग इफेक्ट F लगाता है। मतलब बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देने की जो टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा S ऑर्बिटल की होती है। S ऑर्बिटल जो हमारा होता है वो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जबकि हमारा जो F होता है ये कम होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द शेप ऑफ F ऑर्बिटल, इसका बहुत ही डिफ्यूज शेप होता है। तो अपने शेप की वजह से ये जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है बहुत कम लगाता है। तो अगर मैं बात करूँ जो इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन 4F सब सेल में, जैसे ही आएंगे तो इनके सब सेल वाले इलेक्ट्रॉनों में, सेम सब सेल के इलेक्ट्रॉनों में उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं तो बाहरी वाले यानी आउटर मोस्ट सेल में जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से उतना उनका अट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है, और इसका भाई जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाओगे तो बाहरी वाले यानी आउटर मोस्ट सेल वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सेल में पॉजिटिव में अट्रैक्शन होना लगेगा, और 4F सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका कोई भी शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता, वो लगभग जीरो के समान होते हैं क्योंकि उनका डिफ्यूज शेप होता है एक तरीके से। तो अब होता क्या है, जिसके वजह से जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है वो घटने लगता है, या आप इसको एटॉमिक रेडियाई भी बोल दो, ये घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो हम देखें कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई घटता है। लेकिन यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट की यदि मैं बात करूँ, जहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे एक और रीजन आ जाता है साइज को घटाने के लिए। उस रीजन का नाम है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन,
ये होता क्या है कि 4f सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन एडिशनल इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करता। अब जब शिल्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा तो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस या आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में रहने वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन साइज डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक या आयनिक रेडियाई डिक्रीज कर जाता है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट यानी कि बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है। किसमें? 1/4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, उसी सब सेल में, सेम सब सेल में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया इफेक्टिव शिल्डिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनका सेम ही f ऑर्बिटल का डिफ्यूज्ड होता है। यहाँ पे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d ऑर्बिटल कोई ऐसा नहीं है, ग्रेटर नहीं। तो पहले ऑप्शन की बात करूँ तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 1/4 इलेक्ट्रॉन बाय अनदर, मतलब 4f सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन में उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन साइज घट जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये रिलेशन दिया हुआ है और आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताओ। और यहाँ पे जो MgCl2 है एक प्रकार का ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। वो होता क्या है? साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब साल्ट कैसे बनते हैं भाई? एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आप एसिड कैसा लिए, उसका नेचर कैसा है, उसके बिहाफ पे कई प्रकार के सॉल्ट हमारे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्ट की तो हमारे सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के नेचर के बेसिस पे ये कई टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो पहला कंडीशन तो भी सॉल्ट बन जाएगा। ठीक, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या वीक एसिड और वीक बेस हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसका मतलब कुल मिला के नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें एसिड और बेस के तो सॉल्ट हमारे 4 तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये MgCl2 एक प्रकार का सॉल्ट होता है और माइंड में सेट करिए कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो सॉल्ट MgCl2 है, अब ये हमको माइंड में सेट होना चाहिए कि MgCl2 जो है ये किसका सॉल्ट है। 4 सॉल्ट कंडीशन आपको दिया है इस तरीके का। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरीके से आपको दिया है। तो MgCl2 के बारे में आपको पता होना चाहिए वो जो सॉल्ट है वो किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है कि वीक बेस से, किस एसिड या बेस से मिलके बना है। ठीक है, तो और लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो MgCl2 होता है ये एक प्रकार का वीक बेस से मिलके बना होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना होता है ना। जैसे मैं बात करूँ MgCl2 का बात करूं, MgCl2 की यदि मैं बात करूं तो ये साल्ट होता है किसका? साल्ट होता है वीक बेस। इसमें हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनना होता है, जैसे HCl से। और हमको पता है कि भाई जो हाइड्रोलिसिस होता है वो हमेशा वीक पार्ट का ही होता है। हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो अगर जो 4 ऑप्शन हमने दिए थे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलेगा उसका कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि उसका pH 7 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर हाइड्रोलिसिस जो हमारा होता है वो हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का होगा, वीक पार्ट का।
और वीक पार्ट चाहे कोई भी हो, एसिड हो चाहे वो बेस हो, कोई भी हो, लेकिन वीक पार्ट होना चाहिए। अगर वो वीक पार्ट होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं। ठीक, तो दिया गया आपको क्वेश्चन था कि MgCl2 एक प्रकार का साल्ट है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी KH और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी KB के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई साल्ट जो होते हैं वो नेचर, एसिड और बेस नेचर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का हम लोग करवाते हैं। तो चलिए, और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वो टूट जाते हैं। तो अगर मैं अब आगे प्रोसीड करूँ इस कंसेप्ट को, तो ये जो MgCl2 है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, टूटेगा तो देगा Mg डबल प्लस और 2Cl माइनस दे देगा। ठीक, और यहाँ पे ये जो Mg है ये वीक बेस से आया है। Mg पार्ट जो आया है ये वीक बेस से आया, यानी ये वीक पार्ट है आपका, ये वीक पार्ट है। और Cl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से आई, स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। और हाइड्रोलिसिस हम लोग हमेशा वीक पार्ट का करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग पार्ट का। ठीक, तो अब दिए गए इसका यानी वीक पार्ट Mg प्लस के इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Mg डबल प्लस का हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि 2H2 2 मोल वाटर लेके इसका हाइड्रोलिसिस करें। ठीक है, तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस और 2H प्लस बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया वीक पार्ट का। ये Mg प्लस ये वीक पार्ट था, इसी का वीक पार्ट का ही हमेशा हाइड्रोलिसिस होगा। तो हमने वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो जब इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करेंगे तो होगा क्या कि अब इसमें जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो आपका होगा वो KH हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। हमेशा जो भी हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो हमेशा KH होगा। और जब ये KH होगा, ये KH हम लोग लेते हैं, तो अब हमको रिलेशंस बताना है इसमें कि क्या होगा रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन क्या बताना है हमको कि KH में क्या रिलेशन होगा हमको, और बाकी दिए गए रिएक्शन को इस तरीके से लिखना है कि इनका हम रिलेशन बता पाएँ, KH का रिलेशन बता पाएँ, और यही रिएक्शन हमको होना चाहिए। तो हमारी वीक पार्ट भी मौजूद है, यानी बेस भी प्रेजेंट है, तो बेस को भी हम डिसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बेस को डिसोसिएट करें, अगर मैं बेस को डिसोसिएट करूं, जैसे कि बेस क्या था MgOH का होल ट्वाइस, इसका अगर हम डिसोसिएट कर दें तो आपका आ जाएगा Mg डबल प्लस और 2OH माइनस आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसका यानी ये बेस है, तो इसका हम लोग जो बेस का लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट वो KB लिखते हैं। ठीक, KB। फिर यहाँ पे वाटर भी एक हमारे पास और भी डिसोसिएशन मौजूद है, वाटर। तो वाटर का 2 मोल लेके जब इसका हम डिसोसिएशन करते हैं तो हमारा बनता है 2H प्लस और 2OH माइनस। तो इस और यहाँ पे जो इसका वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हम लोग लिखते हैं KW। ठीक, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूँ, अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो हमें पहले वाले जो हमने रिएक्शन किया था, जिसका हाइड्रोलिसिस किया था वीक पार्ट वाले का, अगर मैं उसको मेंटेन करूँ, उसको रिएक्शन बनाऊँ इनका यूज़ करके, तो क्या करेंगे कि पहले वाले जो हमारी इक्वेशन है इसको रिवर्स करके दूसरे वाले इक्वेशंस में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, बाई एडिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, जो कि इसका हम लोग रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके इक्वेशन 1 का। जैसे इसको हम लोग करेंगे तो हमारे जो रिएक्शंस आएंगे उसको देखते हैं। इसका रिवर्स करके अगर हम करें तो Mg डबल प्लस
2OH माइनस, इसका हम लोग इसमें किए तो आपका आ जाएगा 2H2O, इधर आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस 2H प्लस और 2OH माइनस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो OH वैसे ही कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया ये। तो बचा क्या, पहले वाला जो हम लोग वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस किए थे वही आपके फिर से मेंटेन हो गया, यानी ये KH फिर से आ गया हमारा, फिर से रिएक्शंस मेंटेन हो गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने रिवर्स किया पहले वाले इक्वेशन को, यानी KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर हमने रिवर्स किया KB को, तो 1/KB आ जाएगा। अब हमको इसका रिलेशन लिखना था 1/KB इंटू KW एज इट इज़ था, तो KW आपका ये हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया जब हम एडिशन किए पहले वाले इक्वेशन को। हमको वो जो जिसका वीक पार्ट जो था, जो रिएक्शन हमने वीक पार्ट लेके करवाया था Mg डबल प्लस का, वो रिएक्शन जो हुई हमारी वहाँ पे उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस किए तो KH आया। तो जो रिएक्शंस आए थे पहले वाले उसमें हमको रिलेशन पता करना था इन इक्वेशन का यूज करके, और वो रिएक्शन मेंटेन करना था वैसे ही। तो यहाँ पे हम क्या कि पहले वाले यहाँ पे जो हमारे बेस होते हैं ये भी डिसोसिएट होके ये KB देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वाटर को भी डिसोसिएट कर दिया, तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट उसका KW लिया, इनको ऐड किया तो फिर से वही वाले रिएक्शंस आ गए। लेकिन पहले वाले इक्वेशन को हमने रिवर्स करके ऐड किया, तो अगर ये इसका रिवर्स पहले एक डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर KB है, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/KB हो जाएगा। तो जो KH हमारा बना नया वाला वो क्या हो गया, उसमें रिलेशन 1/KB इंटू KW, यानी अगर इसका अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा KH बराबर KW/KB। तो इसमें कंसेप्ट क्या था कि जब कभी हम लोग सॉल्ट की बातें करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट आता है, और हमेशा हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का होता है। दिए गए सॉल्ट में जो वीक पार्ट होगा उसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो उसमें बेस होंगे उनको भी डिसोसिएट करेंगे, वाटर को भी डिसोसिएट करेंगे, और जो हमारा वीक पार्ट था जिसका हाइड्रोलिसिस किया था उसी के अंतर्गत हमको हो के रिएक्शन मेंटेन रखना है और उनमें रिलेशन आपको बताना है। और माइंड में ये सेट करना है कि हमेशा वीक पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस होता है, कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है। और उसमें जो स्ट्रांग वाला पोर्शन होता है उसका कभी हाइड्रोलिसिस हम लोग नहीं करते, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर भी फिर से एक शानदार तरीके से कंसेप्ट यूज करते हैं क्या कि अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट, अभी हमने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट में कि अगर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चाहे वो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कोई भी हो, अगर सेकेंड पीरियड वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन यानी CH+ की बात करूँ तो ये इसकी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, ये आपका हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। अब बात करते हैं बी वाले और सी वाले ऑप्शंस की। तो अगर सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट हो और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास, माइंड में सेट करना कि अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है नाइट्रोजन के कंपेयर में, इनका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो भी अनस्टेबल ज़्यादा हो जाएगा इनके कंपेयर में। दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, यानी सबसे कम स्टेबल तो यही होगा ए। इन दोनों में कंपेयर करें तो दोनों का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला जो होगा वो सी से कम स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, हमारा सी, फिर बी, देन ए। क्यों, सी जो हमारा है, जो हमारा ए है ये ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, सेकेंड पीरियड वाला है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा बी और सी में।
बी का जो हमारे हैं बी वाले वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कंपेयर में बी देन सी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो आंसर हमारा हो जाएगा, इंक्रीजिंग पूछा है तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करूँ, पूछा जा रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन पायरिडीन, पाइपरिडीन एंड पायरॉल। अगर जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दे कि कंपाउंड का आपको नेम दिया हो तो सबसे पहले क्या करो, उस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। भाई स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्या होता है नंबर ऑफ लोन पेयर और प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर हम लोग वही काउंट करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहने का मतलब क्या होता है कि वो लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में होना चाहिए। लोकलाइज्ड कंडीशन में अगर रहेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोग उसको काउंट करेंगे, यानी कॉन्जुगेशन में नहीं जाना चाहिए, वो डीलोकलाइजेशन नहीं करना चाहिए, वो लोकलाइज्ड कंडीशन में रहेगा तब हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पायरिडीन की तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसके पास एक लोन पेयर, ठीक, तो ये आपका हो गया पायरिडीन। और पाइपरिडीन की बात करूं तो सिंपल होता है, कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। और तीसरा मैं बात करूं पायरॉल का तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इसके। इसके पास भी लोन, सभी एटम के पास लोन पेयर तो मौजूद है। और आपको नाइट्रोजन एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो अब कैसे निकालेंगे सभी का, हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और वही लोन पेयर काउंट करते हैं जो डीलोकलाइजेशन नहीं करते, यानी वो लोकलाइज्ड कंडीशन में होने चाहिए। तो अब करते क्या है भाई, इसका निकालें। और एक कंसेप्ट और है कि अगर किसी एटम के पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट हो, रिएक्टिव स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, जो लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, फ्री रेडिकल, 5 तरीके के रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, वैकेंट ऑर्बिटल अगर मौजूद हैं, अगर किसी एटम के पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है तो एक ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर एक ही तरीके के रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है तो एक ही जाएगा। अलग अलग तरीके के रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है तो हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारा है इसके पास लोन पेयर भी एज ए रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार देखते हैं कि कॉन्जुगेशन में कौन जाएगा। तो कॉन्जुगेशन में हमेशा डबल बॉन्ड जाता है, लोन पेयर लोकलाइज्ड कंडीशन में रहता है, ये नहीं जाता। हम ये प्रियोरिटी ऑर्डर किसका बता रहे हैं, ये प्रियोरिटी ऑर्डर बता रहे हैं कॉन्जुगेशन में जाने का। यानी नाइट्रोजन के पास अगर किसी एटम के पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज अलग अलग प्रेजेंट हो तो हमेशा प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर सेम तरीके के होते यानी लोन पेयर सभी के सभी लोन पेयर होते तो एक ही लोन पेयर जाता, बिकॉज अगर ज़्यादा जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होने लगेगा और रिपल्सन से स्टेबिलिटी घट जाती। तो होगा क्या, प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार अगर देखें तो डबल बॉन्ड जो हमारा होगा वो जाके हमारा कॉन्जुगेशन में जाएगा, लोन पेयर एज इट इज लोकलाइज्ड कंडीशन में रह जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लोन पेयर होगा ये लोकलाइज्ड कंडीशन में रहेगा, ये लोकलाइज्ड रह गया। अब हमको पता है कि भाई वही हम लोन पेयर काउंट करते हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं। यानी कि इसका अगर देखें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करें तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना जो लोकलाइज्ड हो, तो लोकलाइज्ड है क्योंकि कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो उसको काउंट करेंगे तो क्या आ गया 3, और अगर 3 आता है तो हम लोग इसको लिखते हैं sp2, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 आ गया। ठीक, इसकी बात करें तो इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका हम लोग कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर यानी 4। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लें तो यानी कि 4 तो sp3, यानी कि ये हमारा sp3 हो जाएगा, sp3।
इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं, लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड कंडीशन में ही रहेगा, ये हमारा लोकलाइज्ड कंडीशन में ही रहेगा। इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई यहाँ पर भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई दूसरा रिएक्टिव स्पीशीज तो है नहीं, तो कॉन्जुगेशन तो यही इसी के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन में है ये, तो ये डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, ये लोकलाइज्ड कंडीशन में नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड कंडीशन में, डीलोकलाइज्ड कंडीशन में। अब ये डीलोकलाइज्ड कंडीशन में है तो इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में अब काउंट नहीं करेंगे। अब इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, नाइट्रोजन के बाद 3 सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मैं निकालूं तो 3 सिग्मा और लोन पेयर 0, क्योंकि डीलोकलाइजेशन करने लगा, कॉन्जुगेशन में जाने लगा, तो फिर से क्या, जब 3 है तो sp2, यानी कि ये नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो डीलोकलाइजेशन होता है वाया द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड के थ्रू होता है, और पाई बॉन्ड बनाता कौन है, पी ऑर्बिटल। इसका मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहते। तो जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन करते हैं वो कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होते, वो हमेशा पी ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन होता है वाया द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल बनाते हैं। इसका मतलब अब ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है लोन पेयर, तो अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि अब ये पी ऑर्बिटल के थ्रू कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसको पी ऑर्बिटल में हम लोग कंसीडर करते हैं। और जबकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम वही लोन पेयर काउंट करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो, जो लोकलाइज्ड कंडीशन में हो, डीलोकलाइज्ड कंडीशन में नहीं। तो पहला वाला क्या, इसके कंसेप्ट बहुत शानदार था, ऐसे जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखे ऐसे ही करना है, बड़ी शानदार कंसेप्ट है इसमें। क्या कि भाई किसी एक एटम के पास 2 से ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज पढ़ने तो ये कहीं जाता है, डबल बॉन्ड के थ्रू जाएगा, लोन पेयर लोकलाइज्ड, इसको काउंट कर लिया हमने तो आपका sp2 हो गया। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन रेजोनेंस का था ही नहीं, तो लोन पेयर भाई लोकलाइज कंडीशन में ही रहेगा, तो उसको काउंट कर लेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 4 sp3। यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर था, तो एक ही लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, तो पार्टिसिपेट करेगा, डीलोकलाइज्ड करेगा पी ऑर्बिटल के थ्रू, तो आपके डीलोकलाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं आएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका लोन पेयर हम लोग 0 काउंट किए, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, पहला sp2 sp3 sp2, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। सिंपल सिंगलेट कार्बन इज लेस स्टेबल देन सिंपल ट्रिपलेट। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये कार्बन वाले जो कंसेप्ट होते हैं भाई बहुत ही शानदार होते हैं, इनका हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। एक तरीके से ये इंटरमीडिएट में फॉर्म होते हैं, तो कैसे इनको हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, चलिए यहाँ पे सीखते हैं। अब मैं बात बहुत शानदार करूँगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन या इसको हम लोग मेथिलीन भी बोलते हैं, इसको हम लोग मेथिलीन भी बोलते हैं, मेथिलीन कार्बन या इसको हम लोग मेथिलीन भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन या मेथिलीन जो होते हैं वो न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन होते हैं। क्या होते हैं ये, न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन होते हैं, डाइवैलेंट कार्बन का मतलब कि ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये डाइवैलेंट कार्बन होते हैं। कार्बन क्या होते हैं, न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन। अब यहाँ पे जो कार्बन हमारा होता है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ CCl2, बहुत ध्यान से सीखना, जितने भी कंसेप्ट हो सकती हैं इसमें सारा हम लोग सीख लेंगे, कुछ बचेगा नहीं, सारा कंसेप्ट कार्बन से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। बस ध्यान से आप लोग सुनना, नोट बनाना और इसको अच्छे से लिखना, ताकि जो भी आने वाले क्वेश्चंस में अगर इसका कंसेप्ट यूज हो तो आप शानदार तरीके से करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन होता क्या है। तो कार्बन को हम लोग मेथिलीन भी बोलते हैं और ये न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो CCl2, हाँ CCl2। अब यहाँ पे जो कार्बन है ये सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का होता है, यानी कि इसमें n की सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n का स्क्वायर होता है, यानी n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं,
तो कितना हो जाएगा 4, n की वैल्यू रखो तो 4 आ गया। यानी इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो 4 होंगे। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, सीखेंगे ध्यान से, केयरफुल, बी केयरफुल रहिएगा एकदम, ठीक है। देखो करते क्या है, अब मैं कार्बन इसको बना लेता हूँ ऐसे। अब ये 4 इसके पास, कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल थे, हमने देखा सेकेंड पीरियड का टोटल नंबर ऑर्बिटल 4, तो 2 तो बॉन्ड बना लिया ऑर्बिटल, 2 बच गए भाई, इस तरीके से बच गए, ये बच गए 2, 1-2 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और 2 ऑर्बिटल हैं इसके पास। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब इन्हीं की बातों को लेके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले तो ये माइंड में सेट करो कि कार्बिन जो होते हैं उनको मेथिलीन कहते हैं, और ये न्यूट्रल डाइवैलेंट एटम होते हैं, कार्बन होते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल लिया तो इस तरीके से इसमें 2 वैकेंट ऑर्बिटल, वो 2 ऑर्बिटल अभी रहते हैं, वैकेंट अभी नहीं कहेंगे क्योंकि ये फिलअप भी होंगे अभी। तो अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैं भी इसको फिलअप करूँगा, आगे चल के बताऊँगा कि किसको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अभी तक तो यही लेते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसमें भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब एक एक रहेंगे कि एक ही में 2 रहेंगे, आगे देखते हैं। तो ये जो कार्बिन और मेथिलीन होते हैं ये 2 टाइप्स के अब होते हैं। पहला कौन सा होता है, ये इतना जो कंसेप्ट था ये कार्बिन और मेथिलीन के रिलेटेड था। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं कार्बिन हमारे, कौन कौन से होते हैं भाई, देखते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, हमारे जो कार्बिन 2 टाइप्स के, पहला आपका होता है ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन पहला होता है, और दूसरा आपका होता है सिंगलेट। तो अभी ट्रिपलेट की बातें करते हैं। देखो ट्रिपलेट कार्बन की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, वही एग्जांपल लिया हूं, कार्बन ने Cl से बॉन्ड बनाया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे उसके बेसिस पे कार्बिन में जो 2 ऑर्बिटल रहते हैं वो कैसे फिलअप होंगे, वो वुंड्स रूल को फॉलो करते हुए फिलअप होंगे या उनको नहीं फॉलो करते हुए फिलअप होंगे, उनके बेसिस पे कार्बिन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ट्रिपलेट और दूसरा सिंगलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, वही 2 ऑर्बिटल थे हमारे पास, अब इनको हम लोग भरते हैं। तो बड़ा शानदार कंसेप्ट है कि ट्रिपलेट कार्बिन में जो 2 वैकेंट ऑर्बिटल हमारे दिख रहे थे अभी, वो फिलअप होते हैं हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या, पहले में ये भरा जाएगा, ये हुंड्स रूल को फॉलो करता है। तो पहला कंसेप्ट लिखना है इसमें, ये ट्रिपलेट कार्बिन फॉलो हुंड्स रूल, हुंड्स रूल, ये हुंड्स रूल को फॉलो किया, ठीक है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये फॉलो हुंड्स रूल, तो ये हुंड्स रूल को जब फॉलो करेगा तो ये मोर स्टेबल होगा, हुंड्स रूल को फॉलो करेगा, सो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। दूसरा कंसेप्ट इसी में यूज कर लेते हैं, ये हुंड्स रूल को फॉलो किया तो इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये मोर स्टेबल होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। कार्बिन हमारा जो होता है वो एक्चुअल में मोर स्टेबल होते हैं। कार्बिन हमारे जो होते हैं वो रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर उनको डिवाइड करें ट्रिपलेट कार्बिन का, हमने देखा कि ट्रिपलेट कार्बिन जो हमारे होते हैं वो फॉलो हुंड्स रूल, इसकी वजह से एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। तीसरा कंसेप्ट इसमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जो फ्री रेडिकल हैं, नंबर ऑफ फ्री रेडिकल वो 2 है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल है 2 है, तो ये बाई रेडिकल इन नेचर हो जाता है। अब इसका अगला जो कंसेप्ट हम लोग लिखने वाले हैं, ये बाई रेडिकल इन नेचर होता है, क्योंकि इसके पास 2 फ्री रेडिकल है, बाई रेडिकल इन नेचर होता है, बाई रेडिकल इन नेचर होता है। और जो लास्ट वाला है वो क्या है कि भाई, लास्ट वाला क्या है, अभी फ्री रेडिकल मौजूद है, ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ट्रिपलेट कार्बिन। और इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करो तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 2, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है,
तो इतना सारी बातें जो है ये ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में बताई जा रही हैं। कार्बिन 2 टाइप्स के होता है, ट्रिपलेट और सिंगलेट। अभी डिस्कशन कर रहा हूँ ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हमेशा इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते समय हुड्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए एनर्जी उसकी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए मोर स्टेबल होता है, पहला। दूसरा, इसमें 2 फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ फ्री रेडिकल 2 हो गए, और 2 फ्री रेडिकल है इसलिए बाई रेडिकल इन नेचर होता है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ऑर्बिटल में, तो पैरा मैग्नेटिक इन नेचर भी होता है। और इसके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसका हाइब्रिडेशन sp आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं अब अगले क्वेश्चन की बात यानी अगले डिवीजन की बात करूँ सिंगलेट कार्बन की, अब इसको हम दूसरे, और यहाँ पे ये है कि इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है ट्रिपलेट कार्बिन में, सिर्फ 2 होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं सिंगलेट की बात करूँ, सिंगलेट कार्बिन की, तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है कि ये जैसे मैं कार्बन था, इनने Cl बॉन्ड बनाया, इसके पास ऑर्बिटल थे, तब ये डू नॉट फॉलो हुड्स रूल, डू नॉट फॉलो हुड्स रूल, ये हुड्स रूल को फॉलो नहीं करता, ये हुड्स रूल को फॉलो नहीं करता। इट मीन्स कि ये भाई अब एक ही ऑर्बिटल में भरे जाएंगे ऐसे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था जिसे दूसरा भरे, तो इसमें एक एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, यानी P, यानी कि इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, उसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उनमें रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब जो पेयरिंग एनर्जी होता है, तो वाइल होता क्या है कि एनर्जी इंक्रीज करता है, थर्ड कंसेप्ट है कि एनर्जी इंक्रीज करता है वाइल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करता है, तो जब एनर्जी इंक्रीज करेगा और ये हुड्स रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये एनर्जी इंक्रीज किया तो स्टेबिलिटी कम, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डू नॉट फॉलो हुड्स रूल, और पेयरिंग एक ही ऑर्बिटल में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन एनर्जी बढ़ेगी। जब हम पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ेगा, हमको पता है एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाते हैं। और जब ये लेस स्टेबल होंगे तो होता क्या है, अब ये इसमें होता क्या है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल रह गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करते हैं। और यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करूँ तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो ये आपका आ जाएगा sp2। और यहाँ पे खास बात ये है कि भाई इसमें जो हमारे इसमें होता क्या है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं और 1 लोन पेयर। इसमें सिंगलेट कार्बिन में होता क्या है कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर। तो रिपल्सन या तो 2 बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो जो रिपल्सन होगा या तो बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर के बीच में होगा, या तो 2 बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। कभी 2 लोन पेयर के बीच में नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही लोन पेयर है। और इसमें कहा क्या जा रहा था कि लोन पेयर रिपल्सन इन सिंगलेट कार्बिन, जबकि इसमें है क्या, एक ही लोन पेयर मौजूद है और 2 बॉन्ड पेयर, तो रिपल्सन तो बहुत कम हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कार्बिन जो हमारा होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट ज़्यादा हालांकि दोनों अनस्टेबल होते हैं, लेकिन दोनों के कंपेयर में ट्रिपलेट वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो फॉलो करता है हुड्स रूल को, वो हुड्स रूल को फॉलो करता है
और अनपेयर्ड होता है, बाय रेडिकल इन नेचर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 होते हैं, जबकि हमारा सिंगलेट कार्बन जो होता है वो फॉलो नहीं करता है हुंस रूल को, इसलिए थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है। और इसमें जो रिपल्सन होता है लोन पेयर लोन के बीच में नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, तो ये पहला वाला हमारा ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल हो जाएगा सिंगलेट से, तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो पहला वाला करेक्ट, सेकेंड वाला इनकरेक्ट, दूसरा। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं सीलिंग टेस्ट का सेशन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 6, जो कि कल हमारे इंस्टीट्यूट में 30 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों मोड में कनेक्ट हुआ था। आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के क्वेश्चन कुछ ठीक हैं, जिससे आज मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, और आशा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली देख रहे हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला काम तो आपके सामने दिया माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन। अब देखिए ध्यान से, पहली बात ये क्वेश्चन, अब आप बहुत से बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है कि टीएमबी में सेल डिवीजन नहीं होता, बैक्टीरियोफेज में सेल डिवीजन नहीं होता। ये तो कोई बात नहीं हुई। अब ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन आपके सेंस पे काम करना चाहिए था। आप बोलते हो माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक, आपने कहा माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक, आपने सेल डिवीजन कहा, तो सेल डिवीजन की बात तो आप तब करेंगे जब वो खुद एक कोशिका वाला ऑर्गेनिज्म हो। मैं क्या बता रहा हूं भाई, सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी किसी सेल की या किसी इंडिविजुअल सेल की हो सकती है, और टीएमबी और बैक्टीरियोफेज ये केवल एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इट इज़ नॉट अ सेल। तो जब ये सेल ही नहीं है तो आप सेल डिवीजन की बात कर नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन आपके सेंस पे था कि जो सेल नहीं है उसमें सेल डिवीजन की बात हम कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। अब डिप्लॉयड सोमेटिक सेल लिखा है तो इसका भी एक जनरली, ये जनरल बात है, जैसे आप पढ़ते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक, और फीमेल गैमेट में माइटोसिस हो और एक इंडिविजुअल बन जाए, एक इंडिविजुअल बन जाए जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं, ये मेल होता है। और ये हनी बी का केस है। हनी बी में क्या होता है कि ये हेप्लॉइड सेल होती है गैमीट, इसमें होता है माइटोसिस, जिससे ये इंडिविजुअल बन जाता है ड्रोन, और ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि इस फीमेल गैमीट पे मेल गैमीट फ्यूज करे, जाइगोट बने, फिर इंडिविजुअल बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को बोलते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी एम्ब्रियो या इंडिविजुअल का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, और ये नेचुरल पार्थिन का एग्जांपल है। इसलिए आंसर विल बी फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे था कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन किसी सेल की प्रॉपर्टी हो सकती है, ना कि किसी एजेंट की। अगर मैं यहाँ प्रियॉन्स लिख देता तो भी नहीं होता, मैं वायरॉइड लिखता तो भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया कि विच एसोसिएशन एग्जाम्प्लिफाइज द कॉमन सेलिज्म। अब ध्यान से देखिए, आपको बताया गया था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जो आपकी टाइप दी हुई है, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन, ठीक है, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, उसकी एक टाइप है कॉमन सेलिज्म, और ये होता है +0 इंटरेक्शन, ठीक, मतलब एक स्पीसीज को फायदा होगा, दैट इज बेनिफिट, और दूसरे को ना तो फायदा होगा, नॉर बेनिफिट और नॉर हार्म, मतलब ये न्यूट्रल रहेगा। तो बेनिफिट और न्यूट्रल का एग्जांपल आपकी बुक में 4 दिए हुए हैं। पहला दिया ऑर्किड और मैंगो, इसी को ईपी फाइट कहते हैं, ये तो ठीक है। और कैटिल इग्रेट, ठीक है, ये इग्रेट और कैटिल का एसोसिएशन होता है, तो ये गलत है, ठीक। और बार्नेकल और बैरोटेरा केस में तो ये भी गड़बड़ है। और सिल्वर फिश नहीं होता, यहाँ क्लोन फिश होती है, ठीक है। आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ऑर्किड एंड मैंगो, और कैटिल इग्रेट, कैटिल और इग्रेट के बीच में, बैरोटेरा बार्नेकल के बीच में, और क्लोन फिश और एडम्सिया के बीच में, तो ये तीनों गलत हैं, ठीक। आपको एग्जाम्पल, इसलिए उसका आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। बार्नेकल जो होता है वेल की, वेल या बैरोटेरा जिसको आप बोलते हो, और क्लोन फिश एडम्सिया, और इसके अलावा कैटिल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटिल के बीच में, ठीक। तो ये 4 इसमें दिए हैं, ये तीनों गलत हैं, ठीक। आपको एसोसिएशन याद होना चाहिए था, तो +0 का एग्जाम्पलीफाई था, आंसर विल बी फोर्थ।
फिर क्या रीड द गिवन बिलो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आप जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हाईलाइट करें। अब देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये भी प्राइमरी है, ये 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 सेकेंडरी है, नहीं ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, और ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। आपकी बुक में दिया हुआ जहाँ मेटाबोलाइट दिया हुआ है तो उन्होंने बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं उनके फंक्शन नोन होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं एट द मोमेंट, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन हम नहीं जानते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सभी के फंक्शन को हम जानते हैं तो गलत है, और सभी के फंक्शन को नहीं जानते हैं तो भी ये सेंटेंस गलत है। कुछ के फंक्शन को हम जानते हैं, कुछ के फंक्शन को नहीं जानते हैं, ठीक। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, नहीं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेटाबोलाइट्स हैं। तो चौथा आंसर तो ये डी वाला सेंटेंस हमें सही दिख रहा है, और सेम कैटेगरी से कभी नहीं बिलोंग करेगा। पूछे क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक अलग बायोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड एक अलग बायोमॉलिक्यूल है। एक तो इस कैटेगरी से आप चल सकते हैं, दूसरा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, तो भी इनकी कैटेगरी केमिकल की सेम नहीं है, और ये सब अलग अलग केमिकल हैं। कोई टॉक्सिन है, ठीक है, कोई एल्केलॉइड्स है, तो भी कैटेगरी इनकी अलग है। तो आप किसी भी तरीके से चलते हैं तो सेम कैटेगरी कभी नहीं होती। और सभी के फंक्शन नोन है, गलत है, सभी का फंक्शन नहीं पता, ये भी गलत है। एक केवल सही है सेंटेंस, आंसर विल बी फोर्थ, ठीक। तो ये बात समझिए, अगर हम सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट को कंसीडर करेंगे तो भी आपका कैटेगरी सेम नहीं आएगा, और अगर हम अलग अलग बायोमॉलिक्यूल अलग अलग टाइप केमिकल को लेके चलेंगे तो भी इनका फंक्शन सेम नहीं आएगा। तो सभी के फंक्शन को जानते हैं ये गलत है, सभी के फंक्शन को नहीं जानते हैं तो भी गलत है, चौथा आंसर, ठीक है। तो गिवन बिलो आर टू पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट रिलेशन है, ठीक है, ये ऑब्लिगेट रिलेशन है, और ये जरूरी भी, और ये भी आपका एक तरह का ऑब्लिगेट रिलेशन है। कोहेशन एडेशन ये केमिकल नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी केवल हम उसके रिएक्शन से बात करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है कि बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। कोहेशन एडेशन फिजिकल प्रॉपर्टी है, और पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा, ये ऑब्लिगेट रिलेशन होता है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, सेकेंड आंसर। फिर लिखा विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देखिए आपको पता है ह्यूमन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को छोड़ के किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर रखा जा सकता है। मान लीजिए ह्यूमन ने या मैंने वेजिटेबल्स खाया तो वेजिटेबल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो फिर ये नेक्स्ट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई मटन खाया, ठीक, या कोई एनिमल खाया, ठीक, तो एनिमल ऑलरेडी आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है, हर्बीवोरस, तो फिर हम कार्निवोरस हो गया, दैट इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर ह्यूमन को रखा जा सकता है। फिर बात आती है स्पैरो की। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्पैरो सीड भी खाती है, स्पैरो इंसेक्ट भी खाती है। तो अगर सीड खाएगी तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इंसेक्ट खाएगी तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो ये भी नहीं हो सकता। और मछली तो आपको पता है जो स्मॉल फिश होती है, स्मॉल फिश वो जू प्लैंकटन को खाती है, ठीक, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है, ठीक। तो जू प्लैंकटन आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है, तो यहाँ ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ गई, और यहाँ ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब अब पूछा गया कौन नहीं ऑक्यूपाई किया जाएगा, तो ये तीनों ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, इसलिए आंसर विल बी फोर्थ। फिर लिखा विद द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब देखिए पहला ये माल्ट, ये आपको पता है कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये लिम्फोइड टिश्यू है, तो ये तो गया काम से। और ये एक तरह का वायरस है, और वायरस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म नहीं लगता, ये भी गड़बड़ है। ART असिस्टेड रेफर टेक्नोलॉजी एक टेक्निक है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अब ये फंजाई, ये आपका फंजाई हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, आपकी बुक में दिया है, तो ये ऑर्गेनिज्म तो है। और PPLO आपको पता है कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह का मोनरा का सदस्य है, तो B और C आंसर विल बी, ठीक है। तो माल्ट एक टिश्यू है, ये नहीं हो सकता।
ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी नहीं है, और ART जो है एक टेक्निक है। ये तीनों ऑर्गेनिज्म नहीं है, और आपकी बुक में ये शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को उठा के इसको बनाया है, बी और सी, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर यूटिलाइज एज वेल एज रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है वाटर, जब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है, तो H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मतलब ये रिलीज होता है। और CO2 और H2O ना तो कहीं रिलीज होते हैं, नॉट रिलीज्ड, ठीक है, और नॉट कंज्यूम, ठीक है, नॉट रिलीज नॉट कंज्यूम, तो ये तो गड़बड़ हो गया और ये भी गड़बड़ है। अब ATP आपको पता है, शुरू के दो ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 16 बाई फास्फेट, वहाँ पर ATP यूटिलाइज होता है। और दो जगह ऐसी होती है, जब 13 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो ATP रिलीज होता है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुवेट बनता है तो ATP रिलीज हो। मतलब ये इकलौता ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान रिलीज भी होता है, यूटिलाइज भी होता है। वाटर की ओर रिलीज होता है, और ना तो ये यूटिलाइज होते हैं ना ये रिलीज होते हैं, इसलिए आंसर विल बी सेकेंड। अब लिखा कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच डिफरेंट। देखिए, हर अपने एक, आपको पता है कि BDNA, ZDNA, ADNA और भी बहुत प्रकार के DNA होते हैं, सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन BDNA के रेफरेंस पूछा गया है। देखिए, ये आपका ध्यान से देखिए, हम स्टार्टिंग के पॉइंट से चलेंगे, ठीक है। ये एक कंप्लीट हेलिक्स नहीं होता है, जब 360 डिग्री आपका टर्न करे तब होता है कंप्लीट हेलिक्स। अब यहां से लेकर के यहां तक का आपका एक हेलिक्स है, और इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स, ठीक है, 1 हेलिक्स, इसी को पिच बोलते हैं। तो ये दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें आपके 10 बेस पेयर होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और इनके एक बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो आपका डायमीटर बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये चौड़ाई इसकी डायमीटर एलिप्स की, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये BDNA का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक हेलिक्स जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, फिर देखिए वहीं पे आप आ गए, ठीक है, 360 घूमने पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं 1 हेलिक्स पिच, जो कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इनमें 10 पेयर होते हैं, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम एक बेस दूरी होती है। और ये जो चौड़ाई है आपकी डायमीटर जिसको बोलती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखते हैं क्या गलत सही है। डायमीटर ऑफ हेलिक्स ये गड़बड़ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर ये गड़बड़ है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्लीट टर्न्स ये गड़बड़ है। केवल हमें ये चौथा सही दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इतने को हेलिक्स समझ लेते हैं, नहीं, 360 डिग्री रोटेट करने पर जिस पोजीशन से आप चले थे वहाँ फिर वहाँ आना चाहिए, तब उसे बोलते हैं एक हेलिक्स। हम यहाँ से ऐसे चले थे तो इसे हेलिक्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ये है कंप्लीट हेलिक्स यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं 1 हेलिक्स पे 34 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और ये आपकी जो डायमीटर दी है 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ देखने से हमें सिर्फ ये चौथा आंसर दिख रहा है। अब लिखा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये तो आपकी बुक पे लिखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यही वो एंजाइम है जो H2O और CO2 को रिएक्शन को कैटलाइज करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। यहाँ पर ये एंजाइम काम करता है, ये फास्टेस्ट एंजाइम है। और बायोमॉलिक्यूल की बुक में लिखा है कि बिना एंजाइम के ये रिएक्शन जो होती है 200 मॉलिक्यूल पर घंटे चलती है, और जब ये एंजाइम लगता है तो 1 से पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि ये बहुत ही फास्टेस्ट एंजाइम है। RBC में इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है, और प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन लो होती है। ये आपकी बुक में दिया है कि प्लाज्मा और RBC दोनों में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट इज नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये सभी हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयस, ठीक, इनका अपना अपना फंक्शन है। एमनियन का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक, और एलेंटॉयस का काम होता है न्यूट्रिशन, और कोरियन का काम होता है एक्सक्रीशन,
ठीक है, तो इन तीनों के अपने अपने फंक्शन होते हैं, ये सभी के सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का ये सेशन खत्म हुआ, और आज का सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ज़रूर बताइए कि इसमें और आप लोग मुझसे क्या इम्प्लीमेंट चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग का मेरा सेशन कैसा लगा जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। टेस्ट सीरीज में बढ़ कर के हिस्सा लीजिए, और टेस्ट सीरीज ही पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। प्रॉपर वीडियोस देखिए, हमारे डिटेल्ड सोल्यूशन ऑलरेडी मेरी सीनियर फैकल्टी ऑलरेडी डिस्कशन कर रही है। इस बार का पेपर डिस्कशन शैलेंद्र सर, मनीष सर और संगम सर ने बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से किया है, और उन्होंने जो कंटेंट डिलीवर की वही आपके लिए पर्याप्त है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।